नमस्कार, सीएनबीसी आवाज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं इंदु चौधरी। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि सीधे उत्तर प्रदेश से आ रही है। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक चल रही थी, उसमें से अब एक नाम निकल कर आ रहा है। मुख्यमंत्री की कमान जो है वो योगी आदित्यनाथ को मिल सकती है। ये एक अहम ऐलान जो है वो कुछ ही क्षणों में यहां पर हो सकता है। बीजेपी विधायक दल की जो बैठक चल रही थी, उसमें से अब ये माना जा रहा है कि मनोज सिन्हा, केशव मौर्य, ये तमाम नाम जो है रेस में शामिल थे मुख्यमंत्री के, उन सबको पीछे छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जो कुर्सी है वो मिल सकती है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी भी बने हुए हैं। नीरज, एक लंबा वक्त लगा यहाँ पर बीजेपी को, पार्टी को ये डिसाइड करने में कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो किससे दी जाए, और अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि काफी वक्त लगा, इन्होंने बहुत ज्यादा मुझे लगता है बैठकों का दौर चला, और एक तरीके से जितना समय लगा है इसको 6-7 दिन, उससे एक ये दिखाई देता है कि अंदर बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ था। उसके बाद ये तय किया गया कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही फायर ब्रांड लीडर, हिंदुत्व का चेहरा यूपी माने जाते हैं, और पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये 5-6 बार के सांसद हैं गोरखपुर से, और इनको ये चुना गया। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा संदेश भी है कि यूपी की जो बड़ी जीत हुई है उसको वो किस तौर से प्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों के सामने, देश के सामने। सबसे बड़ा राज्य है, और योगी आदित्य का नाम सरप्राइजिंगली इंदु बहुत इंटरेस्टिंग ये था कि जब से ये चुनाव जीते हैं तब से जो नाम चल रहे थे, केशव मौर्य का नाम चल रहा था, मनोज सिन्हा का नाम चल रहा था, लेकिन योगी आदित्य का नाम आज दोपहर बाद से शुरू हुआ, और आखिरी के 2-3 घंटों में, अब से 2-3 घंटे पहले बहुत तेजी से नाम सामने आया, और लगभग लोग ये कहने लगे कि ये तय है। और अब जो खबर निकल के आ रही है, अब वो ये कंफर्म कर रही है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे 32वें। और जो बाकी 2 और लोगों की चर्चा चल रही है, अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि उसकी कंफर्मेशन का मैं इंतजार करूंगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को यूपी की कमान दी गई है। बहुत बड़ा फैसला है। इस लिहाज से बड़ा फैसला है कि योगी का जो चेहरा है वो एक बहुत हार्डलाइनर के तौर पे देखा जाता है। इनके बयान को आप देखिए, इनकी पॉलिटिक्स को आप देखिए, जिस तरीके से ये करते हैं वो बहुत हार्डलाइनर है। तो ये एक बड़ी मैसेजिंग है उत्तर प्रदेश के लिए। चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा इनको भी नहीं है, हालांकि 5 बार से सांसद हैं ये, लेकिन कोई ऑफिशियल इनके पास पद नहीं था, कोई ऑफिस इन्होंने नहीं लिया था। तो ये भी देखना होगा कि किस तरीके से ये आगे काम चलती है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे जानकार, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली से चलेगी, यहां पे एक चेहरा रखा जाएगा जो एक फेस के तौर पे होगा, जो अपनी बात वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन जो पॉलिसी डिसीजंस होंगे वो दिल्ली से होंगे, पीएमओ से होंगे। और यही वजह है कि 2 दिन पहले नृपेंद्र मिश्रा को उत्तर प्रदेश भेजा गया था। वो बहुत सीनियर यूपी कैडर के आईएएस हैं और इस समय पीएमओ में है, और ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की जो पूरी आईएएस लॉबी है, जो आईएएस कैडर है, जो अधिकारी हैं वहां पे, उनको बेहतर तरीके से समझते। तो ये भी एक मैसेज पढ़ना चाहिए कि नृपेंद्र मिश्रा यूपी में क्यों गए हैं। वो इसीलिए गए हैं कि वहां की जो मशीनरी है सरकारी, उसको दुरुस्त करना है। तो ये जो आप खबर है और योगी आदित्यनाथ की, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि भाजपा आगे की राजनीति, 2019 का चुनाव किस लाइन पे और किस मैसेज के साथ लड़ना चाहती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके की नेता है और जिस तरीके की राजनीति वो अब तक करते आए हैं, वो बेहद हार्ड लाइन की है, और उनके बयान जो से पहले आए हैं वो जबरदस्त है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि जब आप कुर्सी पे बैठते हैं, जब आपको एक दायित्व मिलता है, जब आपको एक ये अधिकार दे दिए जाते हैं, तो एक गंभीरता, एक सौम्यता आ जाती है। तो वो देखना है कि क्या एक सी चेंज, एक नए योगी आदित्य, न्यू इंडिया कि जो उत्तर प्रदेश में है, एक न्यू योगी आदित्यनाथ दिखेंगे, या वही पुराने वाले योगी आदित्यनाथ होंगे, ये एक सवाल होगा। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। आदित्य का जो ये फैसला हुआ है योगी का, हर्ष, सरप्राइज है आपके लिए, या आपको लगता है कहीं न कहीं सरकार इस दिशा में सोच सकती है मोदी? नहीं, निश्चित तौर पर बड़ा सरप्राइज है, और खास करके इसलिए भी बड़ा सरप्राइज है कि जब उत्तर प्रदेश को हम लोग देखते हैं तो उत्तर प्रदेश को, उस उत्तर प्रदेश को हम देखते हैं जिस उत्तर प्रदेश के जरिए पूरे भारत को, कहें कि जो एक न्यू ग्रोथ स्टोरी लिखी जाने की बात बार बार होती है, और जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो वो उत्तर प्रदेश से मुझे होने की उम्मीद थी। और इसीलिए मैं निजी तौर पे, मुझे एक तरह से कहें कि झटके जैसा है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन निश्चित तौर पे जो
बनाने के पीछे की रणनीति दिखती है वो बहुत साफ है और शायद उसी को अभी आगे बढ़ाने की कोशिश होगी कि एक जो लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रहे थे वो हिंदू कंसोलिडेशन की जो कोशिश थी, एक तरह से कहें कि चेहरे के तौर पर या कहें कि नीचे जाकर लोगों में काम करने के तौर पर, तो उन दोनों को एक पैकेज के तौर पर योगी आदित्यनाथ मिले होंगे शायद। और उसके साथ ही जो दो और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम जातीय संतुलन भी बिठाने की कोशिश करें जो हिंदू कंसोलिडेशन से आगे जाता है, कहीं न कहीं वही अभी तक मुश्किल खड़ी करता रहा है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए, तो शायद वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। जो बार बार नाम आ रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी 2 बनाए जाएंगे, तो जिस तरह की चीजें उभर कर आई हैं उसमें निश्चित तौर पर मेरे लिए निजी तौर पर ये एकदम चौंकाने वाली खबर थी। और मुझे ही नहीं, जितने लोग भी उत्तर प्रदेश की घटनाओं को देख रहे थे और जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पिछले 2014 मई के बाद से देख रहे थे, उसमें उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री वो उम्मीद कर रहे होंगे कि जो मुख्यमंत्री, एक आपने बात कही कि पीएमओ से चलेगा, नृपेंद्र मिश्रा हैं, ढेर सारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं जो यूपी कैडर के हैं, और एक और जो बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश शायद देश का अकेला राज्य होगा जहां 70% जो आईएएस है वो उसी कैडर में है, मतलब अपने होम कैडर में है। इसलिए उस राज्य में एक मुख्यमंत्री देना जो योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा है, जिनकी फायर ब्रांड हिंदू लीडर की छवि है, वो कैसे आगे बढ़ेगा ये थोड़ा देखने वाला होगा, रोचक भी होगा। लेकिन हर्ष, यहाँ पे एक चीज ध्यान दे दिया आप कि चूंकि बीच में खबरें आ रही थी कि कृष्ण गोपाल जी बहुत सहमत नहीं थे मनोज सिन्हा के नाम से या केशव के नाम पर भी उतना सहमति नहीं बन रही थी, तो क्या मैं इसको ये मानूं कि संघ और मोदी जी के बीच में या अमित शाह के बीच में थोड़ी टसल चली, उसके बाद फाइनली संघ की चली है इसमें? क्योंकि मोदी जी की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ नहीं थे। देखिए, मोदी जी की पहली पसंद कौन थे ये तो बता पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना तय है कि मनोज सिन्हा अमित शाह की पहली पसंद थे और इस कदर वो पहली पसंद थे कि 28 जनवरी 2016 को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मनोज सिन्हा का नाम लगभग तय था। लेकिन उस वक्त जो चर्चा हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच चूंकि बातचीत उस तरह की होती है, तो उस चर्चा में कहीं न कहीं ये निकल कर आया कि अगर अभी मनोज सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है तो शायद वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा, नीचे जो जातीय असंतुलन है उसको उभारेगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री के तौर पर नाम तय हुआ तो उसमें कई चीजें थी कि जिस तरह से मनोज सिन्हा को आगे बढ़ा रहे थे खुद अमित शाह राज्य मंत्री रहते हुए, फिर उनको एक नया मंत्रालय दे दिया टेलीकॉम का रविशंकर प्रसाद से लेकर, तो ये संदेश साफ था। मुझे जो लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस तरह की चर्चा होती है, और ये कोई छिपी बात नहीं है, खुद नरेंद्र मोदी प्रचारक हैं, तो ये कोई बहुत छिपी बात नहीं कि टसल के लेवल पर हम भले न कहें, लेकिन निश्चित तौर पर लंबे समय से एक चर्चा हो रही थी और उस चर्चा में एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। और उस सहमति नहीं बन पाने की एक बड़ी वजह है कि जो अगर आप देखें जो बड़ी चुनौती खड़ी होती है, 2017 का किला भारतीय जनता पार्टी ने फतह कर लिया, लेकिन 2019 बड़ी चुनौती है क्योंकि 73 और 325 कहें, बल्कि 12 क्यों कहें, 73 और 312 जो 14 और 17 का ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा 2019 में कैसे पूरा होगा, किस तरह से किया जाएगा, उसकी रणनीति बनाना शायद बड़ी चुनौती है। और योगी आदित्यनाथ इतना तो तय है कि एक खास इलाके में गोरखपुर मंडल में उनकी एक कहें कि बड़ी पकड़ है, हालांकि उस पकड़ में कई बार कुछ डराने वाली भी पकड़ उनकी सामने आती है जिस तरह से उन्होंने मूव किया है। लेकिन मुझे लगता है जो आपने भी अभी जो बात कही कि शायद मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक तो वो अपनी जुबान पर थोड़ा सा कुछ काबू रखेंगे, दूसरी चीज ये होगी कि शायद उनको अब समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, प्रचंड बहुमत की सरकार, और सबसे बड़ी जो बात है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश अगर गड़बड़ होगा तो हिंदुस्तान की सबका साथ सबका विकास और जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ और दुनिया में जो मोदी जी कहीं भी जाएंगे, ये बड़ी चुनौती होगी। ये नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती होगी, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी और खुद योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़े अवसर के साथ साथ बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। हर्षी, मेरा सवाल बिल्कुल यही है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक चुनौती यहाँ पर निकलकर सामने आ सकती है अगर योगी आदित्यनाथ को ये कमान दी जाती है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि जो राजकाज है उसको समझने में, सबको साथ लेकर चलने में, क्योंकि बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कही है, जो विकास का एजेंडा है जिस पर इतनी प्रचंड जीत यहां पर हासिल हुई है उत्तर प्रदेश में, क्या उसको निपटना और उस चैलेंज को स्वीकार करना योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा मुश्किल होगा?
देखिए, बड़ा मुश्किल तो नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि जब हम लोग ये बात करते हैं और अगर हम उत्तर प्रदेश के सारे मुख्यमंत्रियों या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को उठाकर देखें, तो अगर हम प्रशासनिक तौर पे देखें या कहें कि सामाजिक समीकरण को साधने वाला, तो उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक जो सरकारें नहीं, चाहे वो मायावती इधर हाल के वर्षों में लगातार मुख्यमंत्री बनती रही बारी बारी से, या मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव, तो ये भी एक बहुत जाति विशेष के नेता थे और ऐसा नहीं था कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के नेता थे। तो ये कह देना कि अभी योगी आदित्यनाथ को वो मुश्किल है और इन लोगों को वो मुश्किल नहीं थी, तो मुझे लगता है गलत होगा। दूसरी जो बड़ी चीज है कि प्रशासन का काम हमेशा ब्यूरोक्रेसी करती है, आईएएस अफसर करते हैं, और उसकी नीतियां तय करने का काम लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल करता है। उस नीति और प्रशासन के करने के बीच में सही इंप्लीमेंटेशन हो, उसका काम मुख्यमंत्री का होता है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री को क्या प्रशासनिक क्षमता से लैस होना चाहिए, तो इसका जवाब मैं समझता हूं कि उसको समाज ज्यादा समझना चाहिए। प्रशासनिक क्षमता धीरे धीरे आ जाती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एक जो बड़ी चीज मुझे लगती है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखा हो, जब चुनाव आगे बढ़े हैं तो ये बार बार मीडिया में खबरें आ रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी योगी की सभाएं हुई, उनको भेजा गया, एक स्टार कैंपेनर के तौर पर उभरे, लेकिन कहीं से भी योगी आदित्यनाथ के मुंह से इधर पिछले 3-4 महीनों में कोई ऐसा बयान नहीं आया जिस बयान को ये माना जाता है कि जो उनकी छवि को और ज्यादा हार्डलाइनर करता है, जो और कट्टर बनाता है, कट्टर हिंदू नेता की छवि। तो मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों को ये तो समझ होगी कि अगर आप छवि कट्टर लेके आगे बढ़ेंगे तो खुद वो मोदी की जो लार्जर देन लाइफ इमेज है, जो एक पर्सोना जो वर्ल्ड लीडर का बन रहा है, उसको डैमेज करता दिख सकता है, और शायद इसीलिए योगी उस पर काम करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी आप को जो नजर बनाए रखनी होगी, जो डिप्टी सीएम बनेंगे क्या, और डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो मंत्री कौन कौन बनेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे मंत्रियों के नाम आएंगे जो सीधे अमित शाह के तैयार किए हुए लोग होंगे, जो नए लोग हैं और जिनका मंत्रालय का कामकाज तय करेगा। जल्द लौटते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से आती हुई। यहां पर बीजेपी ने जो योगी आदित्यनाथ है उनके नाम पर जो है मुहर लगती हुई नजर आ रही है। अगले मुख्यमंत्री बनेंगे वो उत्तर प्रदेश के, और जो तमाम अटकलें थी जिन नामों का लिया जा रहा था, जैसे मनोज सिन्हा का नाम था, केशव मौर्य का नाम था, और भी कुछ नाम शामिल थे, राजनाथ सिंह का भी नाम था, उन सबको अब लगता है दरकिनार करते हुए यहां पर मोदी सरकार ने जो है वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर जो है वो मुहर लगा दी है। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, क्या माना जाए इसे, क्या एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर जो है मोदी सरकार ने खेला है आगे 2019 को देखते हुए? देखिए, अगर आप अब से 15 मिनट पहले के पूरी कसमकश को अगर अलग कर दें, अब आप ये मान के चले, और मानना ही है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री होंगे, तो जिस तरीके से ये चयन किया गया और जो लेके चयन किया गया है, उससे ये साफ दिख रहा है कि 2019 की तैयारी हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने के लिहाज से किया गया है। और निश्चित तौर पे इस पे संघ का बहुत दबाव था, क्योंकि जो हमें सुबह से तमाम खबरें मिल रही थी, संघ की तरफ से सोर्सेज से हमें पता चल रहा था और बीजेपी से पता चल रहा था, उससे ये तय है कि ये पूरी तरीके से मोदी जी की पसंद नहीं है, इसमें संघ का हस्तक्षेप दखल था, इसलिए योगी जी बने हैं। तो ये शायद वही स्ट्रेटजी है कि जो हमको अभी 40-41% वोट मिला है उसको कंसोलिडेट करें और यूपी के लोगों को ये मैसेज बिल्कुल क्लियर तौर पे दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ही पॉलिटिकल और कॉम्प्लेक्स स्टेट है, इसलिए ये किया गया है। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि 2019 की तैयारी के मद्देनजर किया गया है। और जहां तक काम की बात है, जो मोदी कह रहे हैं कि विकास करना है, मुझे सबको साथ लेके चलना है, तो वो मैं पहले भी कह चुका हूं कि नृपेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश भेजे गए हैं वहां की ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पीएमओ से डायरेक्ट कंट्रोल होगा। काम को लेकर के जो एजेंडे हैं, जो उनका संकल्प पत्र है, पहली कैबिनेट से जो फैसले लिए जाएंगे किसानों की ऋण माफी वगैरह के, ये सब आप देखेंगे होंगे। और योगी सिर्फ एक फेस के तौर पे होंगे। और जैसे कि एक पंच परमेश्वर कहानी है प्रेमचंद की, कि जब आदमी कुर्सी पे बैठता है तो अपने वो पूर्वाग्रह छोड़ देता है, तो योगी जी वैसे ही छोड़ देंगे, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि बहुत हार्डलाइनर है, बहुत सारे इनके ऐसे स्टेटमेंट हैं जो बहुत विवादित रहे हुए हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि एक नई स्ट्रेटजी के तहत 19 की तैयारी की गई। हर्ष, एक सवाल मेरा आपसे और ये बनता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बिल्कुल सीमांत जिले से हैं, गोरखपुर से, उसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है,
और आप जो इससे पहले के 2-3 नाम और चल रहे थे, चाहे केशव मौर्य का नाम रहा हो, चाहे दिनेश शर्मा का नाम रहा हो या मनोज सिन्हा का नाम रहा हो, वो सब पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। तो एक क्षेत्रीय बैलेंस बनाने के लिए बुंदेलखंड, मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में आपको लगता है कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे? एक कैबिनेट में मुझे लगता है कि बहुत एक तरह से कहें कि संतुलन के साथ साथ कुछ नए लोगों को तैयार करने की कोशिश होगी। और ठीक है कि पश्चिम से बड़े नाम कई जीते हुए हैं, कुछ नए नाम जीते हुए हैं। एक बुंदेलखंड वो इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा पकड़ नहीं थी, और मुझे ये कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि उमा भारती जैसी बड़ी नेता के होने के बावजूद बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं बन पा रहा था। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से क्रैक हुआ है, मतलब जिस तरह से ददुआ के बेटे को चंद्रिका उपाध्याय ने चित्रकूट सीट से हरा दिया है, जिस तरह से जो बसपा से आए हुए लोग थे लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, तो मुझे लगता है कि संतुलन बनेगा। और संतुलन के साथ एक जो बड़ी देखने वाली चीज होगी कि मैं ये नहीं मानता हूं कि योगी सीएम बने हैं तो पूरी तरह से पीएमओ मैनेज करेगा। मुझे लगता है कि ये जब देश की बात है, ठीक है गुजरात एक अलग चीज थी, जब पूरा देश चलाना है तो नरेंद्र मोदी सरकार के पास देश के तौर पर बहुत बड़ी बड़ी प्राथमिकताएं हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छे मंत्री तैयार हों, इसकी एक चिंता करेंगे वो। दूसरी एक जो चीज होगी, ब्यूरोक्रेसी जो बहुत बुरी तरह से अगेंस्ट बीजेपी है। अगेंस्ट बीजेपी कोई उनकी अपब्रिंगिंग नहीं है, लेकिन लंबे समय से सरकार में न होने की वजह से जो आईएएस अफसर और पीएस ऑफिसर का जो एक कहें कि झुकाव है वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की तरफ है। उसको वो कैसे चिन्हित करेंगे? दूसरी जो बड़ी चीज हो कि जिन विभागों के मंत्री बनेंगे उन विभागों में ऐसे अधिकारी लाना जो एक संकल्प पत्र के अलावा जो मोदी के जो ओवरऑल जो विजन की बात है, जो डिजिटल इंडिया है, जो स्टैंड अप इंडिया है, जो वो कहते हैं कि ऊपर से जो आदमी चलता है अंतिम आदमी तक हम सबका साथ सबका विकास कर पाए, उसको वो जोड़ने में सक्षम होगा क्या? क्योंकि सबसे बड़ी योजनाएं एलपीजी गैस देने वाली योजनाएं, बिजली देने वाली योजनाएं, या इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं जिसको सरकार कह रही है कि ये एकदम से अलग कर देगा, इस समाज का चेहरा बदल देगा, उसका उत्तर प्रदेश में इम्तिहान होना है। और वो सिर्फ योगी सीएम के तौर पर नहीं, मंत्रालयों के तौर पर और अधिकारियों के तौर पर वो बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि कई ऐसे चेहरे चुनाव जीत के आए हैं उत्तर प्रदेश में, जो आपने कहा कि अमित शाह ने उनको तैयार किया है, तो बिल्कुल उसी दिशा में मैं एक नाम लेना चाह रहा हूं कि श्रीकांत शर्मा उसी तरह के हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली में रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और सचिव है, तो वहां रहे, वहां से वो सीधे गए, चुनाव लड़े, जीते। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे मुझे दिख रहे हैं यूपी में, जो नई पौध तैयार की गई है, जो फर्स्ट टाइमर है लेकिन बहुत डायनेमिक है, तो वो वाली भी एक पौध तैयार होगी। लेकिन एक और सवाल उठता है हर्ष, जो मुस्लिम समाज है उसके लिए भी एक मैसेज बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एक तो उनका कोई विधायक नहीं है इस पार्टी में, तो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन तो संभव नहीं होगा, और उनको ये विश्वास दिलाना कि सरकार सबका साथ सबका विकास पे वचनबद्ध है, संवैधानिक तौर पे वचनबद्ध है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बनने से मन में थोड़ा सा डर तो हो जाता है, शंका हो जाती है, वो निर्मूल हो सकती है लेकिन होगी जरूर। उसको पैसिफाई करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसको निर्मूल साबित करने के लिए क्या उपाय करेगी ये सरकार? क्योंकि ये मैसेज तो अभी तो फिलहाल बहुत कड़ा मैसेज दे दिया उन्होंने। लेकिन नीरज जी, एक इस पे बड़ा उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि आजमगढ़ में मुसलमानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बिहार के साबिर अली गए हुए थे। ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। और साबिर अली से जब पूछा गया तो उन्होंने एक बड़ा रोचक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनने में तो हम जहां वोट मिलेगा उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, विधायक हो या सांसद हो, लेकिन जहां उनका नॉमिनेशन है यानी नामांकन करना है, वहां एमजे अकबर, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग राज्यसभा भेज दिए जाते हैं। और मुझे जो लगता है कि जब ये हर साल 2 साल पे 2018 में और उसके बाद 2020 में जो राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होंगे, उसमें आपको कुछ ऐसे अच्छे चेहरों का, जो मुस्लिम भी होंगे, उनका प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि कुछ 1-2 चेहरे और हैं जो शायद मंत्रिपरिषद में शामिल भी किए जा सके। हालांकि अभी वो तय नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सी माथापच्ची चल रही कि क्या हमें उस तरफ जाना है कि नहीं। लेकिन ओवरऑल बीजेपी जो 403 के 403 हिंदू विधायक,
उसी स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ेगी और वही स्ट्रेटजी 2019 में जाएगी। लेकिन जो योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन है, जो आवंटन होता है किसी रकम का किसी के लिए, उसमें कोई कमी नहीं होगी और वो आंकड़ों के साथ नरेंद्र मोदी और यूपी की सरकार बात करती हुई दिखेगी। शायद यही भरोसा दिलाने की वो कोशिश करेंगे। वो पिछले 60-70 सालों के आंकड़े रखेंगे और बताएंगे कि मुसलमान इस दिशा में था। सच्चर कमेटी ने ये बताया। और देखिए 2017 के बाद उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है, जहां सबसे ज्यादा मुसलमान है, जहां अब तक सिर्फ मुसलमान के नाम पर राजनीति होती रही, वहां जब एक हिंदू ठप्पे वाली पार्टी आती है और एक योगी सीएम बनता है तो किस तरह से विकास सबका होता है, वो शायद वो बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा हर्षी, जैसा कि नीरज ने सबसे पहले ही बता दिया कि ये जो फैसला है, शुरू से हमने देखा आज सुबह से ही पल पल जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, वो बदलते हुए नजर आए और आखिरकार शाम होते होते आदित्यनाथ जो है वो सबसे बड़े चेहरा बनकर उभर कर सामने आए हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ के लिए और साथ ही साथ मोदी सरकार के लिए भी बीजेपी के अंदर उनकी इमेज को इस तरह से बरकरार रखना और सबको साथ में लेकर चलना खुद पार्टी के अंदर, ये भी एक चुनौती हो सकती है? देखिए चुनौती तो ये बड़ी है और चुनौती सिर्फ इसलिए नहीं बड़ी है कि योगी आदित्यनाथ कोई हिंदू चेहरा है तो मुसलमानों को डरा रहे हैं। चुनौती इसलिए बड़ी है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और उसके आसपास के इलाके में जो मठ है, वो बड़ा प्रसिद्ध मठ है, गोरखनाथ मंदिर जो है, तो गोरख संप्रदाय के नाथ संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण स्थान है वो, और महंत अवैधनाथ की बड़ी प्रतिष्ठा थी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदू हार्डलाइन के तौर पर आदित्यनाथ बड़े नेता साबित हुए, उनका प्रभाव बढ़ा, लेकिन जो एक कट्टर छवि थी उसकी वजह से मठ को जो प्रतिष्ठा जो बहुत आगे जानी थी वो कहीं रुकी भी, ऐसा भी लोग गोरखपुर के जो लोग हैं वो मानते हैं। दूसरी एक जो बड़ी चीज है कि महंत अवैधनाथ ने कभी राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज्यादा नहीं की और ये कम लोग उसकी आज चर्चा करेंगे। लेकिन जब रामचंद्र परमहंस दास, नृत्य गोपाल दास, महंत अवैधनाथ, अशोक सिंघल, ये सारे लोग राम मंदिर आंदोलन की चर्चा किया करते थे, तो जो गोरखनाथ मंदिर है उसकी बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी और कई बार ऐसा हुआ कि कई बड़ी बैठकें वहां हुई। लेकिन अवैधनाथ की छवि कभी कट्टर हिंदू की नहीं रही, कट्टर हिंदू योगी की नहीं रही। योगी आदित्यनाथ ने उसको उसमें कन्वर्ट किया। अब उसका एक जो नुकसान हो सकता है कि गोरखपुर के आसपास की सीटों पर इनका राजनीतिक बहुत ज्यादा दखल रहा है एक योगी के तौर पर। और आपको याद होगा कि इन चुनावों में भी वो चर्चा चली कि एक हिंदू युवा वाहिनी, जिससे पहले कुछ निर्दल चुनाव लड़े थे और 1-2 प्रत्याशी जीते भी थे, वो हिंदू युवा वाहिनी कहीं कहीं चुनाव लड़ती है और उसके लोग भी हैं। तो एक तो ये सेंटिमेंट है। दूसरी जो बड़ी चीज है कि जैसे ही आप गोरखपुर, बस्ती, देवरिया के आगे आते हैं तो योगी का असल प्रभाव क्षेत्र खत्म हो जाता है। उसके बाद वो क्षेत्र शुरू हो जाता है जहां हर एक कमिश्नरी पे एक छत्रप बैठा हुआ है और वो छत्रप भी कहीं सांसद है, कहीं विधायक है, तो उसकी भी अपनी एक महत्वाकांक्षा और एक ऑरा है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वेल स्टैब्लिश है। तो ऐसे जो छोटे छोटे करीब 30-35 जो वेल स्टैब्लिश छत्रप हैं, उन छत्रपों को कैसे योगी आदित्यनाथ सहेजेंगे, ये एक बड़ी चुनौती देखने वाली होगी। और उसमें हो सकता है कि अगर योगी उस लार्जर जो हिंदू कंसोलिडेशन वाली छवि है उसको लेके आगे बढ़ते हैं तो शुरू में मदद मिलेगी। अगर प्रशासन से बेहतर करेंगे तो लंबे समय तक वो आगे ठीक हो सकता है। अच्छा नीरज, यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये तो रही तरह तरह की जो मुश्किलें हैं, वहाँ राज्य बतौर राज्य जो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है उसमें जूझने की बात होती है। लेकिन अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पेश किया था, उसमें उन्होंने रोजगार को, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मुद्दा है अभी यूपी के लिए, साथ ही उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, भ्रष्टाचार को, ये तमाम बड़े बड़े मुद्दे जो है उनको शामिल किए थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार ये वादा भी दिया था यहाँ राज्य के लोगों की, जो अगर मोदी सरकार आती है, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इन तमाम मुश्किलों से जो कि उत्तर प्रदेश लंबे समय से जूझ रहा है उनसे उनको छुटकारा मिल पाएगा। लेकिन आपकी नजर में यहाँ पर अब सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा फोकस जो है वो क्या होना चाहिए? अब देखिए, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव लड़ेगा, जो संकल्प पत्र में उन्होंने दिया, उसमें 2-3 बड़े मुद्दे हैं जो चैलेंज है। एक तो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लड़ा गया, एक बड़ा मुद्दा वो है। दूसरा, किसानों की ऋण माफी, जो उनके ऊपर जो बार बार मोदी से लेकर के केशव मौर्य तक ने कहा कि पहली कैबिनेट में हम कर्ज माफी का ऐलान करेंगे, एक वो। तीसरा एक जाट आंदोलन है आरक्षण वाला, जो अभी दबा हुआ है। चुनाव से पहले अमित शाह ने उसको मैनेज किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो फिर से उभार में आएगा, एक वो बड़ा इश्यू होगा। और तीसरा जो समग्र विकास वाला, तो इसमें जो मुद्दा
लॉ एंड ऑर्डर का है, कानून व्यवस्था का, ये बहुत बड़ा इश्यू इसलिए मैं नहीं मानता क्योंकि ये सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर है। और आदित्यनाथ जैसा अगर बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी आपकी सीट पर बैठती है तो आपको केवल अपनी मेंटालिटी चेंज करनी, तो जो सरकारी मशीनरी है, जो पुलिस महकमा है, उसको बहुत समय नहीं लगा, ओवरनाइट उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, वो तो मैनेजेबल होगा। लेकिन जो जाट आंदोलन की संभावना भविष्य में बनेगी वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जो किसानों की कर्जमाफी जब आप करेंगे तो वो आगे आपके वित्तीय भार के तौर पे आपको आएगी, उसमें एक दिक्कत आने वाली है और फिर ये एक नेशनल एजेंडा बनेगा कि दूसरे राज्य भी इसकी मांग कर सकते हैं। और तीसरा मुझे एक जो चैलेंज के तौर पे लग रहा है कि राम मंदिर वाला मुद्दा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उसके बहुत बड़े पैरोकार रहे हैं, वो हर समय इस बात को करते थे। तो चूंकि मामला अदालत में है तो ये कैसे इसको कंसोलिफाई करेंगे, क्योंकि इनके लिए जरूरी है, इनके समर्थक पूछेंगे कि आप इसके सबसे बड़े पैरोकार थे, आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, तो क्या जल्दी एक्सपेडाइट कराया जाएगा, लोगों को क्या बयान दिए जाएंगे, ये एक इश्यू हो सकता है। तो ये जो 2-3 मुद्दे हैं इनको टैकल करना 2019 से पहले, क्योंकि 2019 में आपसे जनता हिसाब मांगेगी कि आपने कानून व्यवस्था ठीक करी, किसानों का कर्ज माफ किया आपने, जाट आंदोलन में क्या हुआ और डेवलपमेंट ओवरऑल उस पे आप किस पैमाने पे है। तो 2019 में ये 3-4 मुद्दे उनको हिसाब देना पड़ेगा, उसके बाद के सालों में फिर देखा जाएगा, लेकिन शुरू के 2 साल में इनको ये चैलेंज पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो कई सारे चैलेंज हैं यहाँ पर और फिलहाल जो नजरें यही टिकी हुई है कि अब जो नाम का ऐलान है योगी आदित्यनाथ का वो निकलकर सामने आने वाला है। कुछ ही क्षणों में ये माना जा रहा है कि बिल्कुल पुख्ता हो चुका है कि इन्हें ही उत्तर प्रदेश की कमान जो है वो सौंपने वाली है बीजेपी मोदी सरकार। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, इस खास चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम यहाँ पर एक खास चर्चा लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं और वो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर योगी आदित्यनाथ जो है उनके नाम पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर विधायक दल की जो बैठक है वो जारी है और माना जा रहा है कि बस थोड़ी ही देर में जो योगी आदित्यनाथ का नाम है वो निकलकर सामने आ सकता है। हम आपको लगातार ये जो अहम खबर है वो पहुंचाते जा रहे हैं। इसके साथ ही 2 और नाम, केशव मौर्य और साथ ही दिनेश शर्मा, इन दोनों को जो है डिप्टी सीएम की कमान मिल सकती है, ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। और कुछ ही देर में जो ये हम आपको सबसे पहले ताजा तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, ये विधायक दल की बैठक जो है उसके बाद की तस्वीरें सामने आई है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ, साथ ही केशव मौर्य और दिनेश शर्मा, ये तीनों जो है नजर आ रहे हैं। और अब ऐलान किसी भी क्षण हो सकता है मुख्यमंत्री के नाम का, साथ ही डिप्टी सीएम के नाम का। ये ताजा तस्वीरें सीधे CNBC आवाज की स्क्रीन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप देख रहे हैं अब यहाँ पर ऐलान होने वाला है उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का। सुबह से अटकलें जारी थी, कई सारे नाम, मनोज सिन्हा का नाम, साथ ही केशव मौर्य का नाम, इसके अलावा राजनाथ सिंह का नाम और कई और दावेदार जो थे वो माना जा रहा था कि किसी को भी उत्तर प्रदेश की कमान जो है यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से मुहर लग सकती है। अमित शाह के पसंदीदा मनोज सिन्हा जो थे वो सबसे आगे रेस में नजर आ रहे थे, लेकिन बाजी यहाँ पर मारते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। माना जा रहा है कि जो संघ का दबदबा है वो यहाँ पर भारी पड़ा है और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को जो है अब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कमान मिल सकती है। तो जो ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके साथ आपको मैं ताजा अपडेट भी दे दूं कि उस मीटिंग के अंदर योगी आदित्यनाथ ने अपना जो संक्षिप्त सा भाषण दिया है, लोगों से बातचीत करी, उसमें उन्होंने 3 बातें मुख्य रूप से कही है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो उन्होंने ये कहा, बहुत बड़ी बात, कि मुझे पूरे 325 विधायकों का भरपूर समर्थन चाहिए, 24 घंटे का समर्थन चाहिए, तभी मैं अच्छी तरीके से यूपी में काम कर पाऊंगा। दूसरी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही कि मुझे अच्छे से काम करने के लिए 2 और साथी चाहिए, जो साफ इशारा है इस बात पे कि 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो 3 लोग कौन है जो माला पहने हुए हैं। तो योगी के अलावा डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव मौर्य हैं। तो साफ तौर पे डॉक्टर दिनेश शर्मा जो इस समय लखनऊ के मेयर हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और केशव मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं और फूलपुर से सांसद हैं, इनको भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तीसरी बड़ी बात जो योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग में कही कि समस्त विधायक, जितने भी विधायक हैं राज्य के, वो अपने क्षेत्र की समस्याएं इकट्ठा करके सीधे मेरे पास आ सकते हैं, कोई बीच में नहीं होगा।
कि उनको बहुत ब्यूरोक्रेसी है, चैनलाइज करके पहुंचना है, अपने क्षेत्र की समस्याएं डायरेक्ट मेरे पास लेके आए और तुरंत उसको एड्रेस किया जाएगा। तो ये साफ संकेत उन्होंने दिया जो हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि जब पंच की कुर्सी में आप बैठते हैं तो वहां पे आपका दिमाग और मन और स्वभाव बदलता है, तो वो इन 3 बातों से बदलता हुआ दिखाई दिया। सबका साथ, सबका विकास करेंगे और सारे विधायकों का समर्थन चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। हर्ष, जो इन्होंने ये बात कही, मुझे 2 और साथी चाहिए। ये तो बिल्कुल तय हो गया कि डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव मौर्य को भी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलना तय है। और जो तीसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही कि मुझे विधायकों से डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए, बिल्कुल आप अपनी समस्याएं लेकर सीधे मेरे पास आइए, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा संदेश है ये। निश्चित तौर पर बड़ा संदेश है। और जब अभी मैं आपकी बात सुन रहा था तो मुझे याद आ रहा है कि केशव मौर्य की भी जो पूरी अपब्रिंगिंग है वो राम मंदिर आंदोलन के दौरान अशोक सिंघल जी की परवरिश में पूरी तरह से वो पले बढ़े हुए हैं। और गौ रक्षा जो वाहिनी थी विश्व हिंदू परिषद की, उसका काम वो देखा करते थे केशव मौर्य। और उसके बाद वो जब विधायक बने और फिर सांसद बने फूलपुर से, तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो यूपी का सीएम और एक डिप्टी सीएम, ये दोनों राम मंदिर आंदोलन की उपज हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस दिशा में भी बात होगी और दबाव होगा, बात से ज्यादा दबाव होगा कि अब क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनाने की तरफ ये सरकार काम करेगी। और चूंकि यूपी में प्रचंड बहुमत है, केंद्र में प्रचंड बहुमत है, और मुझे लगता है कि अगर हम इस मसले को अदालत में चुकी है तो उसको उससे हटा भी दें। अयोध्या को लेकर मैं बार बार कहता हूं कि राम दरिद्रों के देवता रह गए, और दक्षिण भारत के आप किसी भी जो विष्णु के दूसरे अवतार हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारी आस्था है, तो वो सब संपन्न है। लेकिन जो यूपी के राम हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम दरिद्र रह गए हैं। तो क्या उन दरिद्र राम का घर, उन दरिद्र राम के जो भक्त हैं उनका जीवन स्तर, और जो ओवरऑल कहें कि राम के आधार पर जो जीवन चलाने वाले लोग हैं, उनका जीवन बदलने की कोई सूरत बनने वाली है क्या? और अगर इसका जवाब हाँ में आता है तो मुझे लगता है कि आज जो भी फैसला हुआ है वो फैसला आगे जाकर बेहतर होता हुआ दिखेगा। एक दूसरी जो बड़ी चीज है, हर्ष, में एक मिनट ऐड कर दूं, एक पॉइंट ऐड कर दूं। आपने कहा कि जो 2 लोग हैं, योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य, इनका बैकग्राउंड क्या है। तीसरा भी मैं बता दूं, डॉक्टर दिनेश शर्मा संघ से बहुत बचपन से जुड़े हुए हैं, खानदानी तौर पे जुड़े हुए हैं, उनके नाना बाबा भी जुड़े हुए थे। तो ये जो तीसरे सज्जन है डॉक्टर दिनेश शर्मा, इनका भी बैकग्राउंड वहीं से आता है। तो ये पूरे एक तरीके से जो सरकार बनी है, मंत्री, चीफ मिनिस्टर और 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर संघ से, विश्व हिंदू परिषद से वेल कनेक्टेड हैं तीनों लोग। हर्ष, कंटिन्यू करें। नहीं, ठीक बात है। मैं वही दिनेश शर्मा पे ही आ रहा था। लेकिन दिनेश शर्मा के साथ एक और बड़ी चीज है। दिनेश शर्मा उन गिने चुने नेताओं में है भारतीय जनता पार्टी में जिनके संबंध सबसे बड़े अच्छे हैं। अगर आपको याद हो तो जब प्रमोद महाजन हुआ करते थे तो वो कहते थे कि मेरे लिए अटल अडवाणी दोनों लोग वैसे ही हैं, वो दोनों ही उनको पुत्र की तरह प्रेम करते थे। और वो जब कहा जाता था कि अडवाणी जी के बड़े नजदीक हैं तो अटल जी प्रमोद महाजन को सारी बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दिया करते थे। दिनेश शर्मा बहुत लो प्रोफाइल होने के बावजूद लखनऊ के मेयर हैं। वो कभी कहे जाते हैं कि राजनाथ सिंह के भी बड़े नजदीकी हैं, वो कभी कहे जाते हैं कि अमित शाह और मोदी के तो बहुत नजदीकी हैं, वो कभी कहे जाते हैं कि संघ में तो चूंकि उनकी परवरिश ही हुई है। और कमाल की एक और बात है कि जो लोग बताते हैं लखनऊ के कि वो हरिशंकर तिवारी के भी बड़े नजदीकी हुआ करते थे। तो ये भी एक बड़ी, एक कहें कि एक अजीब सी सिचुएशन होगी कि योगी आदित्यनाथ और हरिशंकर तिवारी के गोरखपुर में जो समीकरण है और अब सीएम और डिप्टी सीएम जो लखनऊ में है, वो भी एक अजब किस्म का समीकरण पैदा हो रहा है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को कई तरह से डिफाइन करता हुआ दिखेगा। अच्छा, बिल्कुल। तो एक तरीके से जो बनाया गया है उसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, ओबीसी सबको लेके चले गए हैं। और निश्चित तौर पे अब चैलेंज वही होगा कि विकास के काम कैसे होते हैं। और बयान जो आदित्यनाथ ने दिया है उससे तो लगता है कि वो काम करेंगे, भले ही वो पीएमओ के निर्देशन में काम करें, वहां से उनको डायरेक्टिव्स मिले। ब्यूरोक्रेसी की मदद के लिए नृपेंद्र मिश्रा ऑलरेडी उनके पास हैं। तो ये एक तरीके से एक सरप्राइज भी मैं कहूंगा और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज वाली सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है।
बिल्कुल नीरज, तो यहाँ पर सरप्राइज भी है और साथ ही एक जो आप कह रहे हैं पॉजिटिव संकेत यहाँ पर वो साफ तौर पर सरकार की तरफ से देखने को मिला है। इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। हर्ष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ने वाला है जो कि उत्तर प्रदेश की पूरी जो सियासत है और जो ये चेंजेस हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।